ये विषय पढ़ेंगे। इसमें से डाटा कलेक्शन मैक्सिमम डाटा जो भी लिए हैं वो ज्यादातर हम CIL के वेबसाइट से लिए हैं या मिनिस्ट्री MOC के वेबसाइट से। और ये दोनों डाटा ही ऑथेंटिक है और इससे ज्यादा एग्जाम में आना नहीं चाहिए। टोटल डाटा वेस्ट है। कोल इंडिया के विषय में सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल में इसके अंतर्गत CIL है, उसके अलावा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन भी है, कोल कंट्रोलर और ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि कोल माइन का ये माइन क्लोजर प्लान का अप्रूवल वगैरह करता है। माइन क्लोजर प्लान से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए CCO है। हम लोगों को मेन अभी पढ़ना है कोल इंडिया से रिलेटेड जो GK है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है जो लेटेस्ट उस समय, जैसे अभी जो मिनिस्टर ऑफ कोल है कैबिनेट मिनिस्टर में, ये श्री प्रहलाद जोशी है। मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस और पार्लियामेंट, तो मिनिस्टर ऑफ कोल ही पूछेगा तो ये प्रहलाद जोशी का नाम याद रखना होगा। दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल जो है उसमें राव साहब पाटिल दानवे, ये दोनों नाम याद रखना होगा। प्रहलाद जोशी कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर, बाकी ये राव साहब पाटिल दानवे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है MOS मिनिस्ट्री ऑफ कोल में। ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ भी सकता है या दोनों में से कोई आ सकता है। कभी स्टेट मिनिस्टर का ही पूछ देता है, कभी कैबिनेट मिनिस्टर का ही पूछ देता है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी कोल इंडिया से रिलेटेड कुछ कुछ जानकारी हम लोग, कुछ कॉमन जानकारी है जैसे सब लोग जानते हैं। जैसे कोल इंडिया जो है महारत्ना कंपनी है। दिक्कत है इसका। कोल इंडिया क्या है, महारत्ना कंपनी है, ये सबको पता है। उसके बाद इसका अभी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी तो डाटा बेस्ड हम लोग एक एक करके आएंगे, लेकिन 2021-22 में जो प्रोडक्शन किया है वो डाटा एक याद रखना होगा। ये 622 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है। बाकी डाटा में डेसिमल में भी है लेकिन वो याद नहीं रहेगा। इतना मिलियन टन पिछले ईयर का प्रोडक्शन है। फिलहाल इस साल जो प्रोडक्शन अभी तक कर लिया है, अभी तक का प्रोडक्शन ये जो है 619 मिलियन टन कर लिया है। 619 मिलियन टन ये फरवरी तक का प्रोडक्शन है। अभी मार्च का प्रोडक्शन इसमें ऐड होगा। मार्च का प्रोडक्शन ऐड होने पर उम्मीद है कि ये 700 मिलियन टन के आसपास 2022-23 का प्रोडक्शन पहुंचने का उम्मीद है कि 700 मिलियन टन हो जाएगा। और कोल इंडिया का टारगेट भी इस बार दिया हुआ था 2022-23 के लिए। जो कोल इंडिया का टारगेट है वो 700 मिलियन टन है और उम्मीद है इस टारगेट को कोल इंडिया इस बार पूरा कर लेगा। बाकी डाटा हम लोग टेबल से ही देखते हैं या जगह जगह पर जो आते जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा डाटा है इसमें, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको समराइज करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कोल माइंस का नेशनलाइजेशन से रिलेटेड पहले पास्ट में क्या था, पास्ट में सारा माइंस जो है प्राइवेट माइंस था। प्राइवेट माइंस होने से क्या था कि कोयला जैसे तैसे कर रहा था, जैसे तैसे, उसको स्लॉफ्टर माइनिंग बोलते हैं। जैसे तैसे कोयला निकालना, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी हो रहा था और सेफ्टी पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। तो इसको अवॉइड करने के लिए कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ। और कोयला का रिजर्व चूंकि स्कार्स रिजर्व है ना, ये एक बार खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, इसलिए इस सबको बचाने के लिए
और सही ढंग से माइनिंग करने के लिए कोल माइंस का नेशनलाइजेशन जो हुआ सबसे पहले कोकिंग कोल का हुआ। कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन हुआ, ये हुआ 1971 में। उसके बाद जो है नन कोकिंग कोल का हुआ। नन कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन हुआ 1973 में। कोकिंग कोल का जो नेशनलाइजेशन हुआ उस समय जो कंपनी का नाम बता वो बीसीसीएल था, धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। नन कोकिंग कोल का जो नेशनलाइजेशन हुआ उस समय इसको मैंने सीएमएएल बोला, सीएमएएल कोल माइन अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और फिर ये दोनों को मिलाकर एक होल्डिंग कंपनी बनाया गया, और वो होल्डिंग कंपनी का नाम है, ये दोनों को मिलाकर जो बनाया गया उसका नाम था कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, जो कि 1 नवंबर 1975 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये डेट याद रखना होगा, ये सारा ईयर कम से कम याद रखना होगा। 1975 में सीआईएल बना। सीएमएल नन कोकिंग कोल को मिलाकर जो माइंस बना गया ये 1973 में। कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन 1971 में हुआ जो बीसीसीएल बना। उसके बाद बाकी सब्सिडियरी टाइम टू टाइम पर फिर ऐड होते गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट डाटा था। डाटा है जो प्रोडक्शन लेवल तो हम लोग देख लिए कि 622 मिलियन टन के आसपास हम लोग का प्रोडक्शन अभी पहुंच गया है जो इम्पोर्टेंट में। मतलब है जैसे 2022-23 बोल रहे हैं तो वो 2022 अप्रैल से लेकर और 2023 के मार्च के बीच का जो पीरियड है वो 2022-23 होगा। और प्रकाश पांडे क्या पूछ रहा है सर, सबसे पहले कौन सा सब्सिडियरी फॉर्मेशन हुआ? सबसे पहले बीसीसीएल हुआ ना। 1971 में सबसे पहले जो है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड हुआ। उसके बाद एक्चुअली ये अलग कंपनी थी। उसके बाद सीएमएल कोल माइन अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये एक अलग सरकारी कंपनी बनी। ये दोनों को मिलाकर बाद में 1975 में एक कंपनी बनाया गया जिसका नाम की कोल इंडिया लिमिटेड हुआ। बीसीसीएल सबसे पहले बना। कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन सबसे पहले हुआ 1971 में। उसके जस्ट 1-2 साल के बाद ही 73 में जो है नॉन कोकिंग कोल का भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट डाटा है कि अभी जो मैन पावर है कोल इंडिया का मैन पावर, ऐसे तो अलग अलग डाटा है, आप मोटा मोटी एक दो चीज याद रख सकते हैं। 2,39,932 मैन पावर है ये एज ऑन डेट 1 मार्च 2023 का जो डाटा है वो 2,39,000 मैन पावर है, जिसमें से 16,000 जो है 16,236 हमारा एग्जीक्यूटिव है, और बाकी जो बच गया 2,23,696 वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। और दोनों को जोड़कर तो इतना याद नहीं रहेगा। आप मोटा मोटी याद रखिए कि सीआईएल का मैन पावर जो है 2,39,000 के आसपास है। इससे ज्यादा याद नहीं रहेगा, और मैन पावर पूछना भी नहीं चाहिए, फिर भी एक डाटा याद रखिए। बाकी हम लोग टेबल से चलते हैं, नहीं तो ऐसे डाटा। हर कंपनी का अपना अपना बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम लोग का भी कंपनी का ये कोल इंडिया का भी बोर्ड है, बोर्ड। और कंपनी का जो चेयरमैन है वो प्रमोद अग्रवाल है। कम से कम इनका नाम तो एक याद रखना ही पड़ेगा कि सीआईएल का चेयरमैन कौन है, तो वो प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल आईएएस है ऐसे ही। बाकी कंपनी के डायरेक्टर्स है, कुछ गवर्नमेंट नॉमिनीज रहते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट जो है VK तिवारी और निरुपमा कोटू है। तो ये सब नाम भी उतना याद नहीं रहेगा, खाली याद रखिए कि बोर्ड में होता कौन कौन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, गवर्नमेंट नॉमिनी रहेगा, कुछ फंक्शनल डायरेक्टर। फंक्शनल डायरेक्टर में जैसे डायरेक्टर फिनांस रहेगा, डायरेक्टर पर्सनल रहेगा, या और भी डायरेक्टर मार्केटिंग या कोई हो डायरेक्टर।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ बाहर के डायरेक्टर रहते हैं, वो गवर्नमेंट और इसके छोड़कर कुछ शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी रहते हैं। उसके बाद कुछ परमानेंट इन्वाइटीज है, वो जनरली जो सब्सिडियरी के सीएमडी है वो लोग रहते हैं, जैसे पीएम प्रसाद हमारे सीसीएल के सीएमडी, भोला सिंह एनसीएल के सीएमडी, और ये जया वर्मा ये रेलवे से है। तो ये सब मिलाकर जो है बोर्ड है। बोर्ड का सारे मेंबर का नाम याद नहीं, चेयरमैन का नाम याद रखिए। बाकी ये जानिए कि गवर्नमेंट नॉमिनी है, फंक्शनल डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इससे भी क्वेश्चन नहीं आने का चांस है, आएगा तो खाली चेयरमैन का नाम क्या हुआ है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। कुछ कंसेप्चुअल चीज के लिए ये सब जानना जरूरत है कि बोर्ड में क्या क्या है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ आता है तो एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग अब कुछ कुछ अब डाटा जो टेबल से डाटा है उसको लेते चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी है, ये तो आएगा तो लिख ही दीजिएगा। इसका ऑफिस कोलकाता में है, नेत्रहाट में, न्यू टाउन कोलकाता का। कोलकाता न्यू टाउन प्रेजेंट ऑफिस है। इसके पहले अलग था, धर्मतल्ला तरफ था, न्यू टोल राजहराट। तो ये पूरा भी एड्रेस नहीं, कोलकाता खाली याद रखना काफी है। कंपनी कोल माइनिंग और कोल वाशरी है, ये तो लोग जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी इसका कंज्यूमर जो है, जो ये कोयला जो प्रोड्यूस होता है वो मेनली कहाँ देता है, मेनली पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ब्रिक किल्स वगैरह में। इसमें भी कोई वैसा चीज नहीं है। ये डाटा इससे ही लिया हुआ है, ये या तो सीआईएल के वेबसाइट से या मिनिस्ट्री ऑफ कोल के डाटा से लिया है। कोल इंडिया अराउंड 80% के आसपास, जो इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन है उसका 80% के आसपास करता है। किसी किसी ईयर में ये 85% तक भी चला गया है। मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन है कोयला का इंडिया में, उसका 80% कोयला जो है ये अकेले कोल इंडिया प्रोड्यूस करती है, नेशन का टोटल प्रोडक्शन का। तो ये डाटा 80% वाला याद रखिए। अभी रिसेंट है, कुछ ईयर में 85% तक भी चला गया, लेकिन एवरेज 80% का ये डाटा याद रखिए कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसका 80% लगभग कोल इंडिया प्रोड्यूस करती है। और हम लोग के कंट्री में जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है, उसमें कोल बेस्ड कोयला पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगभग 70% के आसपास है। एग्जैक्ट डाटा लिखा है 69.9%। कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना है, 69.9%। ये एक मिनट, इसके बाद वाला में आते हैं, उसके बाद फिर आएंगे आगे, फिर और डाटा मिलेगा। ये प्रतीक मुंडे आएंगे। टोटल माइंस सीआईएल में 318 माइंस है, आगे हम लोग का टेबल में टोटल माइंस 318 है। इसमें से कुछ ओपन कास्ट है और कुछ अंडरग्राउंड है। टोटल माइंस 158 माइंस जो है ओपन कास्ट माइंस है, 141 माइंस जो है अंडरग्राउंड माइंस है, और बाकी 19 माइंस जो है मिक्स्ड माइंस है, जो ओपन कास्ट माइंस मिलकर टोटल जो सीआईएल का टेबल जो वेबसाइट का डाटा है वही डाटा बता रहा है। अगर इसमें से कुछ चेंज आगे पीछे हुआ भी है तो आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो वेबसाइट ही है ना, तो जो वेबसाइट का डाटा है उसी को लिखना पड़ेगा। अगर कुछ चेंज भी हुआ है तो इसी डाटा को लिखना होगा। 318 टोटल माइन सीआईएल का, 118 ओपन, 158 ओपन कास्ट, 141 अंडरग्राउंड और 19 मिक्स्ड माइंस है। बाकी महारत्ना कंपनी में कोल इंडिया के अलावा बाकी भी ये 10 महारत्ना कंपनी है, 1-2 साल पहले का डाटा ये है। तो ये आएगा नहीं हम लोग को, सीआईएल महारत्ना है, इससे ज्यादा बाकी जीके में और कुछ पक सकता है, जैसे एनटीपीसी भी महारत्ना है, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी, बीएचईएल। तो ये पूरा टेबल देखने का जरूरत नहीं, 2-4 इंपॉर्टेंट देख लीजिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जिनको जानने का जरूरत है वो खाली जान सकते हैं कि जो
महारत्ना कंपनी है उसको पहले से जो है नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए, वही महारत्ना में कन्वर्ट होता है। दूसरा कंडीशन है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, जैसे कि हम लोग का ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। फिर बोलता है एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स जमा करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो बोला 5,000 करोड़ से कम लास्ट 3 इयर्स में नहीं, मतलब कि हर साल 5,000 करोड़ कंटिन्यू 3 साल यदि आया है। हाँ अनिल, हो सकता है अभी 12 हो सकता है, ये 2019 का डाटा हम लोग नेट से उठाए हैं, तो 12 हो सकता है। मुकेश अगर कहीं से लिया है डाटा तो होगा ये, तो पहले से डाटा है लिस्ट का वही। हम लोग ये यहाँ महारत्ना कंपनी को खाली ये लिए समझने के लिए। 12 वाला हो सकता है, नया डाटा में अगर 12 हो तो 12 होगा। बाकी जो जीके के सर लोग पढ़ा रहे हैं वो लेटेस्ट अपडेट होंगे। ये 5,000 से लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यू 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और उसके साथ एवरेज एनुअल टर्नओवर, कंपनी का एनुअल टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ से ज्यादा रहा हो लास्ट ईयर में। एनुअल नेट वर्थ बोलता है 15,000 करोड़ से ज्यादा रहा हो लास्ट ईयर। और ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस का मतलब क्या है, कंपनी का कोई सब्सिडियरी, कोई कंपनी, कोई या कोई वर्किंग जो है फॉरेन में होना चाहिए। इसीलिए कोल इंडिया क्या किया कि इसका कोल इंडिया का एक ब्रांच है कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, वो जो फॉरेन में है मोजाम्बिक में, तो वो बाहर वाला रखने का मेन पर्पस यही था कि इसका ग्लोबल प्रेजेंस हो। ग्लोबल प्रेजेंस होने के कारण क्या ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया, उसके बाद ये महारत्ना कंपनी बन गया। बाकी कंपनी का बाकी कंपनी का हम लोग इसमें अब जिक्र नहीं करेंगे। और ये महारत्ना कोल इंडिया को जो मिला है, ये ईयर याद रखिए कि ये 2011 में जो है महारत्ना स्टेटस मिला था। स्टेब्लिशमेंट 1975 ठीक है। हेडक्वार्टर सीसीएल ठीक है। सीआईएल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। टोटल सब्सिडियरी सीआईएल का जो हमको वेबसाइट से जो डाटा मिला है, उसी डाटा को हम लोग एग्जाम में भी लिखेंगे। वेबसाइट में 10 दिया है तो 10 ही होगा मुकेश। बाकी ये नवरत्ना महारत्ना पे ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं, या इसका जो क्राइटेरिया है इस पर भी हम लोग नहीं आएंगे। ये सब नहीं पूछेगा। ये याद रखिए कि आपका एसीसीएल जो है मिनी रत्ना कंपनी है, कैटेगरी 1 है, ये इसका लिस्ट में होगा। ये भी आगे पीछे हो सकता है डाटा। मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी 1 में, सीसीएल भी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में है, उसके बाद एसीसीएल भी इसी में होगा कहीं पर। एसीसीएल, हाँ ये एसीसीएल भी जो है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी में। इसका एसीसीएल का वेबसाइट कल हम डाटा कर लेंगे। आगे कुछ डाटा देते हैं। इंडिया में जो कोल माइनिंग का हिस्ट्री है वो 1774 में जो है एमएस समर एंड हिटली ईस्ट इंडिया कंपनी का रानीगंज में जो है पहला कोल माइन से स्टार्ट किया था। कहाँ, रानीगंज कोलफील्ड में 1774 में बाई समर एंड हिटली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इसका प्रतीक क्या बोल रहा है, पीसीएल नहीं कुछ और, सीआईएल ओनली महाराष्ट्र क्या ऑल सब्सिडियरी में इतना। सारा सब्सिडियरी शायद महारत्ना सिर्फ ये कोल इंडिया है, बाकी सब्सिडियरी सब मैक्सिमम मिनी रत्ना है। ईसीएल हो सकता है नहीं, उसको कंपनी वाइज एक एक करके देख लेंगे फिर। इसमें ये देख लिए विद इन शॉर्टेस्ट।
ये कुछ छोटा छोटा डाटा है। 1900 के ईस्वी के आसपास में जो 6 मिलियन टन के आसपास कोयला का प्रोडक्शन था। फिर 20 साल के बाद जो है लगभग 18 मिलियन टन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ के 29 मिलियन टन हुआ 1942 में, 46 और 30 मिलियन टन 1946 में। तो इतना डाटा याद नहीं रहेगा। एक आध कोई याद रख सकता है कि 1900 के आसपास में 6 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन था 1900 के आसपास में। और आज हम लोग पहुंच गए कितना, 622 मिलियन टन के आसपास में आज हम लोग पहुंच गए। मतलब कि ये 100 वर्ष में हम लोग लगभग 100 गुना हुए हैं। 6 मिलियन टन से 622 मिलियन टन के आसपास पहुंचे हम लोग 1900 से लेकर 123 वर्ष होगा ना, 123 वर्ष में लगभग हम लोग इतना पहुंचे। नेक्स्ट ये वाला एक याद रखना होगा। इंडिया का जो एनर्जी का नीड है, उसमें कोयला जो है 55%, 55% जो एनर्जी है वो कोल वेस्ट है। बाकी एनर्जी जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह सब है, सब वो हटा के 55% जो एनर्जी है वो हमारा कोल वेस्ट एनर्जी है। बाकी इसमें से और आगे ये 55% वाला याद रखिए, 55% कोल वेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, मतलब सब में इतना है। नेक्स्ट जो इसमें से और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहिए कोल माइन का जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके पहले भी रेलवे का कुछ माइंस को लेकर 1956 में एक और कंपनी सरकारी बनी थी, एनसीडीसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग था, एनसीडीसी। और एनसीडीसी में ये झारखंड का गिरिडीह कोलियरी भी था। इसमें रेलवे का कुछ कोलियरी था और रेलवे के आसपास का कुछ कोलियरी को मिलाकर एनसीडीसी ये बना था। उसके बाद फिर 71 में और 73 में जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड हुआ। तो ये 1956 में फॉर्मेशन एनसीडीसी का हुआ था। बाद में एनसीडीसी को भी मिला के कोल इंडिया में मिला लिया गया था। सिंगारेनी कंपनी का जो है 1945 में हुआ है। इसका अंडर द कंट्रोल में 1956। और अभी जो सिंगारेनी कंपनी है उसमें 51% शेयर जो है सिंगारेनी स्टेट का है और रेस्ट 49% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये याद रखना हो, जो सिंगारेनी कंपनी है उसमें 51% वहाँ का स्टेट का शेयर है और रेस्ट जो 49% शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये नेशनलाइजेशन होने का रीजन क्या हो तो हम लोग देख लिए कि जैसे तैसे माइनिंग हो रहा था, सेलेक्टिव माइनिंग हो रहा था, जिसके कारण बहुत सारा कोयला बच जा रहा था। अच्छा कोयला निकल रहा था, पुराना खराब कोयला अंदर छूट जा रहा था, या पूरा परसेंटेज रिकवरी कम था। एनर्जी मतलब कोयला का कंजर्वेशन नहीं हो रहा था, जैसे तैसे करके कोयला बर्बाद हो रहा था। इसलिए बाद में नेशनलाइजेशन करके अच्छे ढंग से कोयला निकाल कर सेफ्टी के साथ, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी भी इसका एक रीजन था। बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो रहा था। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो है हमारा ये नेशनलाइजेशन हो तो रीजन हो गया। बाकी ये 71, 73 और ये हम लोग देख लिए, 75 नेशनलाइजेशन वाला भी देख लिए। ये डाटा सब भी इम्पोर्टेंट इसमें का देख लिए हैं। कोल इंडिया, जिस समय कोल इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1975 में, उस समय इसका प्रोडक्शन जो है 79 मिलियन टन के आसपास था। उसके बाद फिर ईयर वाइज बढ़ते गया बढ़ते गया। ये कोल इंडिया का माइंस ये देखिए 318 माइंस है। ये 1 अप्रैल 2022 का डाटा है।
141 उसमें से अंडरग्राउंड, 158 ओपन कास्ट, 19 जो है मिक्स्ड माइंस है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का तो रखने का, याद रखने का जरूरत नहीं है कितना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 76 VTC है, ये नहीं पूछेगा। CIL का जो वेबसाइट पे जो सब्सिडियरी है 10 दिया है, तो 10 ही याद रखिए, जिसमें ECL, BCCL, CCL, WCL, SCCL, NCL, MCL, ये इतना प्रोडक्टिव सब्सिडियरी हो गया जिससे कि कोयला का प्रोडक्शन होता है। CMPDIL जो है प्लानिंग और डिजाइनिंग का है। बाकी सब जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक दो सब्सिडियरी आ गया है। CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी एंड CIL सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ये दो को बाद में ये सब आया है, लेकिन ये भी सब्सिडियरी में है। और यहाँ पर 10 दिया है तो 10, एग्जाम में 10 ही लिखे, वेबसाइट पे 10 है तो 10 ही लिखे। SCCL का डाटा, बाकी सबका डाटा कल देखेंगे। हाँ, वो जो 80% था टोटल का, ये इसीलिए बोले कहीं कहीं पे 85% का भी डाटा ये दिया है। और ये कंट्री का जो लार्जेस्ट, एशिया का जो लार्जेस्ट माइन है, ओपन कास्ट माइन है, वो गेबरा ओपन कास्ट माइन है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है गेबरा, चूंकि ये SCCL में ही है। और इसका प्रोडक्शन 45 मिलियन टन, एक साल का प्रोडक्शन 45 मिलियन टन है, जो कि हमको लगता है CCL का प्रोडक्शन का लगभग आधा से ज्यादा है, और BCCL का प्रोडक्शन से ज्यादा ही होगा। ये परसेंटेज का डाटा कुछ कुछ याद रख सकते हैं, तो रखिए CIL controls 55% of total power generation and meet 40% of primary commercial energy requirement। टोटल जो पावर जनरेशन होता है उसका 55% जो है अकेले CIL कर रहा है, और कॉमर्शियल एनर्जी का जो है 40%। कॉमर्शियल एनर्जी मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह के लिए देते हैं, घर वाला छोड़कर, उसका 40% जो है CIL अकेले मीट कर रहा है, और 55% टोटल पावर जनरेशन का। इसका प्रोडक्शन बड़ा हर ईयर बढ़ रहा है, चूंकि अब 700 मिलियन टन बढ़ रहा है, तो इसका इस बार बढ़ा दिया होगा, गेबरा का लेवल भी बढ़ा दिया होगा, लेकिन वेबसाइट पे डाटा ये 45 मिलियन टन ही दिया, अभी हो सकता है 50 मिलियन टन हो गया, ज्यादा ही हो गया होगा अभी। ये जो भी डाटा लिए हम लोग, ये वेबसाइट क्या याद है, ये MOC के वेबसाइट से या CIL का वेबसाइट का डाटा है डायरेक्ट? ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये फिगर याद रखना होगा, जैसे ये अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो डिस्कस भी कर लिए, ये कोयला का प्रोडक्शन 622 हुआ था। उसके जस्ट पहले मतलब कि 2021 में जो प्रोडक्शन हुआ था, वो इसमें, अच्छा यहाँ नहीं देखो, 596 के आसपास हुआ था। और ये ग्रोथ जो हुआ है मतलब पिछले साल के रेस्पेक्ट में, ये 4.4% का, इसको रुकिए एक टेबल से देखते हैं, यहाँ टेबल से देखते हैं। ये ऐसे कोल प्रोडक्शन अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का है। इसमें 2021-22 का प्रोडक्शन ये है, और उसके पीछे वाला प्रोडक्शन 20-21 का प्रोडक्शन ये है। 21-22 में प्रोडक्शन हुआ है 622.6, और 20-21 में प्रोडक्शन हुआ था 596.2। तो इसके रेस्पेक्ट में ये प्रोडक्शन जो है लगभग 4.4% का ये ग्रोथ है, मतलब कि इतना प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। इसी के ग्रोथ बोलते हैं ये, चूंकि प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में है, और इस साल लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए, चूंकि ये 622 से
इस साल प्रोडक्शन का लेवल जाने का उम्मीद है 700 मिलियन टन हो सकता है कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन इस ईयर में पहुंच जाएगा। अभी मार्च कंप्लीट बाकी है, क्योंकि 620 के आसपास अभी पहुंच गया है। और मार्च का प्रोडक्शन, अकेले मार्च महीने का प्रोडक्शन जो है पिछले साल जो था 80 मिलियन टन था। अगर पिछले साल वाला प्रोडक्शन भी रिपीट होता है तो इस बार 700 मिलियन टन प्रोडक्शन हो जाने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। तो ये याद रखिए, 21-22 का 622, 20-21 का 596 था। ग्रोथ 4.4% का हुआ, और इस साल अभी तक 619 मिलियन टन लगभग हो गया है। ये ऑफ टेक का डाटा, ऑफ टेक का मतलब होता है, ऑफ टेक का मतलब है डिस्पैच से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफ टेक और डिस्पैच में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, डिस्पैच में क्या होता है कि जितना हम जैसे कोयला प्रोडक्शन हुआ, कोयला को हम लोग जो है सेल कर दिए, या जो है रेल रोड सेल या रेड सेल में चला गया, वो सारा डिस्पैच हुआ। उसके अलावा कुछ कोयला जो है कंपनी का अपना इंटरनल कंजम्पशन होता है। इंटरनल कंजम्पशन का मतलब है कि जैसे कंपनी का बॉयलर है तो उसमें खर्चा होगा, कंपनी का वर्कशॉप है तो उसमें कुछ कोयला यदि खर्चा होता है, जैसे भाती उती चलता है उसके लिए, या कुछ इंटरनल रेस्ट हाउस वगैरह में खाना वाना बन रहा है, वो सब में खर्च होता है। तो अगर ये डाटा अगर लिया हुआ है तो इंटरनल कंजम्पशन प्लस डिस्पैच, ये दोनों मिलाकर जो डाटा होगा वही हम लोग बोलते हैं ऑफ टेक। ऑफ टेक का मतलब क्या हो गया, डिस्पैच का फिगर जो है वो, और प्लस जो है इंटरनल कंजम्पशन, जो हम लोग कंपनी के अंदर में जो हम लोग खर्च कर लिए, तो ये दोनों मिलाकर जो डाटा होगा वो ऑफ टेक होगा। तो इसको आप मोटा मोटी डिस्पैच ही समझ सकते हैं। इंटरनल कंजम्पशन में बहुत कम क्वांटिटी रहता है, मैक्सिमम क्वांटिटी जो है डिस्पैच में रहता है। तो ये 2000 जो अभी करंट फिनेंशियल ईयर, सॉरी 2021-22 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो बीता, मार्च 22 के पहले, 23 का मार्च तो अभी आया, तो उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल डिस्पैच हुआ 661 मिलियन टन। उसके पहले 20-21 का जो था, 2020-21 में, उसमें डिस्पैच हुआ था 574 मिलियन टन, और ये ग्रोथ था 15.2% का। स्पेसिफिक यदि एसीसीएल का बात करें तो एसीसीएल का डिस्पैच था वही ऑप्टेक 155, उसके पीछे वाला साल का था 138, और इसका ग्रोथ है 12%। तो चूंकि एसीसीएल का एग्जाम है तो एसीसीएल का डाटा भी याद रखना होगा, 155, 138 और ये 12। प्रोडक्शन अगर देखें 21-22 का एसीसीएल का 142 मिलियन टन है, और 20-21 का 150 मिलियन टन था। तो इसका ग्रोथ निगेटिव हुआ है, इसलिए ये -5%, इसका निगेटिव माइनस में चला गया। ये थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ है 20-21 के रेस्पेक्ट में 21-22 का। तो डाटा ये 5-6 डाटा याद रखना होगा, क्योंकि सीआईएल और एससीसीएल से 10 मार्क्स दिया है, 10 मार्क्स दिया है तो थोड़ा सा 5 डाटा ज्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स रहता तब कहीं कहीं का सिंपल क्वेश्चन दे देता। 10 मार्क्स है तो कुछ डाटा डीप में दे सकता है। एटलीस्ट प्रोडक्शन का लेवल, प्रोडक्शन हो गया, ऑफटेक हो गया सीआईएल का और एससीसीएल का, और रिसेंट ईयर का, और 1 साल पीछे, 2 साल और उसमें ग्रोथ क्या है, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी उसके पीछे ईयर का जाने का जरूरत नहीं है। ये एक डाटा वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिना ओबी हटाए हुए कोयला निकलेगा नहीं। और सीआईएल जो है 21-22 में जो ओबी हटाया है वो 1362 मिलियन क्यूबिक मीटर इतना ओबी हटा। कोयला कितना निकला, कोयला निकला 622, तो 6×2 = 12। स्ट्रिपिंग रेशियो मोटा मोटी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कितना स्ट्रिपिंग रेशियो, 6×2 = 12, 2 पॉइंट समथिंग का स्ट्रिपिंग रेशियो आपका ये लगभग आ रहा है। क्योंकि इतना मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी हटाने के बाद 622 मिलियन टन कोयला का प्रोडक्शन हुआ। तो एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो सीआईएल का ये 2 के आसपास है, 2 पॉइंट समथिंग जो आएगा। तो ये 1362 मिलियन टन ओबी को हटाया गया। उसके पहले
बाकी पीछे ईयर का याद ओबी का नहीं रह सकता, 1 साल का लेटेस्ट का खाली याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तो मार्च चल ही रहा है, तो जो वेबसाइट पे डाटा अवेलेबल है वो 2022 से लेकर सॉरी अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का डाटा अवेलेबल है। मार्च का अभी पेंडिंग है, मार्च का प्रोडक्शन अभी बाकी है। और लास्ट ईयर प्रोडक्शन ये 80 मिलियन हुआ था, अगर इस साल भी 80 मिलियन के आसपास हो जाता है। और लास्ट ईयर डिस्पैच कितना हुआ था? लास्ट ईयर का डिस्पैच का फिगर है 62 मिलियन टन। इस साल का टारगेट जो दिया गया है, कोल इंडिया का टारगेट इस साल का दिया हुआ है 700 मिलियन टन का। अभी तक कोल इंडिया कर लिया है 619, एसीसीएल किया है 144, और ऑफटेक ऑफटेक ये 630 हो गया है। तो ये टारगेट ऑलमोस्ट लगता है कि पहुंच ही जाएगा, अगर पिछले साल जितना भी हो तो पहुंच जाने का उम्मीद है। ऑफटेक हो सकता है थोड़ा बहुत घटेगा, क्योंकि 630 और पिछले साल जितना करेगा तो 692 के आसपास पहुंचेगा, 700 मिलियन टन, जबकि ऑफटेक की शायद इस बार का दिया हुआ है। तो अभी तक का प्रोडक्शन 619, 80 मिलियन टन उम्मीद है कि और हो जाएगा मार्च में, तो 700 मिलियन टन ये प्रोडक्शन हो सकता है। एससीसीएल का ऑफटेक अभी तक का 145 मिलियन टन है। ऑफटेक मतलब वही डिस्पैच प्लस इंटरनल कंजप्शन, तो डिस्पैच ही लोग समझते हैं ज्यादातर। ये कोल इंडिया का टारगेट 2022-23 का जो टारगेट दिया हुआ है ये 700 मिलियन टन दिया हुआ है। बाकी एससीसीएल सिंगारेनी का 70 मिलियन टन है। बाकी अदर जो कैप्टिव माइंस है, कैप्टिव माइंस बोलते हैं जिसका कि अपना माइन भी हो और अपना थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी हो, ये दोनों जिसका अपना है उसको कैप्टिव माइंस बोलते हैं। जैसे नेवली लिग्नाइट है या और भी कुछ माइंस है जिसका अपना हो, तो वो सब मिलाकर जो है 141। तो टोटल टारगेट जो है दिया हुआ है 911, अभी तक हो गया है 785। ऑफटेक का टारगेट टोटल, कोल इंडिया का टारगेट सिर्फ पूछे तो 700 है ऑफटेक का, और टोटल ये सिंगारेनी और बाकी सब मिलाकर 911 ऑफटेक का टारगेट है, जिसमें से कि 794 हो गया है। तो इसमें से इतना डाटा याद नहीं, खाली ये याद रखिए कि सीआईएल का 2022-23 का टारगेट कितना है। तो 2022-23 का टारगेट खाली याद रखने वाला यह चीज है कि 22-23 का टारगेट जो है 700 मिलियन टन है, जिसमें अभी जो है प्रोडक्शन हम लोगों का 619 के आसपास हो गया है। बाकी मार्च में अगर 80 हो जाएगा तो ये लगभग 700 के आसपास पहुंच जाएगा। ये 700 मिलियन टन ही खाली याद रखिए। इसके पिछले ईयर में कितना हुआ तो 622 मिलियन टन, इससे ज्यादा डाटा याद रह भी नहीं सकता है। सेम चीज ये तो ऑलरेडी देख लिए 700 वाला। इस 700 में सिंगारेनी का, सॉरी सिंगारेनी नहीं, जो एससीसीएल का टारगेट जो है, एनईसीएमसीएल एससीसीएल, एससीसीएल का जो टारगेट है 2022-23 का वो 182 मिलियन टन। एससीसीएल का टारगेट जो 2022-23 का है वो याद रखिए, वो 182 मिलियन टन। उस 182 मिलियन टन में अभी तक कितना किया है? 100 एससीसीएल 182 मिलियन टन में अभी तक ये कर लिया है, फरवरी तक का जो इसका अचीवमेंट है वो कर लिया है एससीसीएल का। फरवरी तक एससीसीएल 144 कर लिया है। कितना में कर लिया है 144? ये कर लिया है 182 में 144 कर लिया है। 182 इसका टारगेट है, जिसमें 144 कर लिया है। लगता है इसका टारगेट से फिर शॉर्ट करेगा। हाँ, एससीसीएल का कल करा देंगे, अभी एक साथ बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। एससीसीएल का डाटा, ये जो कॉमन डाटा सीआईएल के साथ मिला है उसको लेते हैं। एक दो चीज करा के क्लास को ओवर कर, चूंकि डाटा बेस्ड है इसमें दिमाग से फिर ऊपर से जाने लगता है। ये मैन पावर का थोड़ा सा एक टेबल याद है, टोटल किया, टोटल मैन पावर कोल इंडिया का कितना है? 2,39,000। ये एक टेबल डाटा बोले थे याद रखने के लिए।
16,000 एग्जीक्यूटिव है जिसमें, और बाकी 2,23,000 जो है नॉन एग्जीक्यूटिव है। दूसरा एससीसीएल का याद रखना होगा, 2681 इसका एग्जीक्यूटिव है, 39,000 नॉन एग्जीक्यूटिव है। टोटल मैन पावर जो है 42,000 है। ये 1 मार्च 2023 का है। सबसे ज्यादा अगर मैन पावर पूछे कि किस सब्सिडियरी का है, तो ईसीएल का है। और प्रोडक्शन लगता है कि इसका सर लगभग सबसे कम होगा, देख लेंगे। ऐसे लगभग प्रोडक्शन कम है, और ये जो है सबसे कम तो नहीं होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट कम प्रोडक्शन में मैन पावर बहुत ज्यादा है। सब्सिडियरी वाइज प्रोडक्शन एक मिनट देख ही लेते हैं। सब्सिडियरी वाइज एनईसी तो अभी बंद है, लगभग वो सीआईएल के साथ मर्ज हो गया है। बाकी सब्सिडियरी वाइज प्रोडक्शन में ईसीएल ही सबसे कम है। जो फरवरी तक का डाटा है उसमें 30 मिलियन टन जो है ईसीएल किया है, ऑफटेक इसका 31 मिलियन टन है। बाकी बीसीसीएल भी इससे ज्यादा है, 32 है। तो सबसे ज्यादा मैन पावर ईसीएल में है, और सबसे कम प्रोडक्शन इसका है। रीजन ये है कि इसके पास अंडरग्राउंड माइंस ज्यादा है, अंडरग्राउंड में मैन पावर ज्यादा है। बीसीसीएल का नहीं नहीं, अभी तक जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें बीसीसीएल का प्रोडक्शन 30 के बजाय 32 है। ये फरवरी 23 तक का प्रोडक्शन है। अगर प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन ले तो हो सकता है, प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन ले तो हाँ, प्रीवियस ईयर का ईयर भर का जो प्रोडक्शन है उसमें जो है ईसीएल 36 मिलियन टन है और बीसीसीएल 32 मिलियन टन है। लेकिन अभी जो करंट ईयर चल रहा है, उस करंट ईयर में अभी तक का प्रोडक्शन में ईसीएल कम है। हो सकता है कि ये मार्च में ओवरकम करके बीसीसीएल को आगे पार भी कर जाए। तो ये जस्ट एक समझने के लिए डाटा कि ये लगभग कम प्रोडक्शन है, लेकिन मैन पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव इसके पास 2,200 इतना खाली ये एक ईसीएल का याद रखिए, 51,244 जो सबसे ज्यादा मैन पावर है। बाकी एससीसीएल का एग्जाम है तो एससीसीएल का 42,000 मैन पावर याद रखना होगा। टोटल कोल इंडिया का 2,39,000 मैन पावर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत डाटा है, हम लोग 2-3 डाटा को याद रख सकते हैं कि ये पिछला फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2021-22 जो क्रॉस हो गया, उस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 23,616.28 है। तो ये उतना तो डाटा याद नहीं रहेगा, ये याद रखिए कि 23,000 करोड़ के आसपास जो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, जो कि 2021 के प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में 31% ज्यादा प्रॉफिट था। पिछले साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देने के बाद भी ये प्रॉफिट जो है 17,000 करोड़ का था। तो ये न महारत्ना होने के लिए 5,000 करोड़ तक का ही प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट उस रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है, 23,000 टैक्स देने के बाद 17,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। और ये लगभग 14,000 15,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंटिन्यूअस रहा है पिछले कई साल से। इसमें ऐसे बहुत सारा चीजें, लेकिन आप एक यही डाटा याद रखिए कि पिछले ईयर का प्रोडक्शन जो है, सॉरी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,000 करोड़, आफ्टर टैक्स 17,000 करोड़। बाकी ये टेबल चूंकि वेबसाइट पे दिया हुआ है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखना होगा। कोकिंग कोल क्या होता है, नॉन कोकिंग कोल क्या होता है। नॉन कोकिंग कोल का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, जीसीबी, जिसको कि निकालते हैं कैलोरीमीटर से। बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ये निकालने के बाद ये बोलता है यदि वैल्यू 7,000 किलो कैलोरी केजी या कैलोरी पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम कोयला से यदि 7,000 किलो कैलोरी से ज्यादा एनर्जी निकलता है तो उसको हम लोग जीवन बोलेंगे। फिर उसके बाद 300 का डिफरेंस पर है, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ फिर 7,000 में से 300 माइनस कीजिए,
माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 6700 आ जाएगा। तो तो इसका मतलब ये कि 6700 से 7000 के बीच में जो है ये G2 होगा, और ऐसे ऐसे जो है पूरा ये घटते जाएगा, G1 G2 G3 करके जो है। फिर 6700 में 300 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6400 से लेकर 6700, फिर 6100 से लेकर 6400, और इस तरह से घटते घटते ये G1 G2 G3 G4, और ये घटते घटते लास्ट में जो है G17 के पास आता है, जिसका कि 2200 से 2500 के बीच में हो तब। तो ये नॉन कोकिंग कोल का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें से एक आध को पूछा सकता है कि ज्यादा, जैसे हम लोग का G8 रैंक का कोयला है तो G8 रैंक का, या G6 रैंक का, G8 रैंक का कोयला है तो G8 रैंक का कोयला का ये 49 से 52 है। हर सब्सिडियरी का जगह जगह पर माइन टू माइन, हर एक कोलियरी टू कोलियरी भी इसका जिसे भी चेंज होता है, उसके हिसाब से ये जो है G1 से लेकर G17 तक नॉन कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन है। G1 से लेकर G17 तक, जिसमें G1 जो है अच्छा कोयला में आएगा। एक मिनट, उल्टा तो नहीं किया। एक मिनट। हाँ जी, G1 जो है अच्छा कोयला में आएगा, 7000 किलो कैलोरी। उसके बाद G17 जो है वो सबसे खराब कोयला में आएगा। और ये टेबल जो है 7000 से लेकर यहाँ 2500 2200 से 7000 के बीच में इंक्रीमेंटल कितना है, सब में 300 ऐड करके 2200 एक याद रहेगा, और ऊपर जो है 7000 याद रहेगा। तो बाकी 300 घटाते हुए इधर से आएंगे, और इधर से प्लस करते हुए जाएंगे, तो बाकी डाटा मिल जाएगा। वो था नॉन कोकिंग कोल का। और कोकिंग कोल का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन आस्क कंटेंट है। कोकिंग कोल को जो क्लासिफाई किया गया है वो बेस्ड ऑन आस्क कंटेंट है। आस्क कंटेंट 15% से कम है तो उस कोयला को हम लोग बोलते हैं स्टील ग्रेड 1। स्टील ग्रेड 1 15 से 18% के बीच में है, 15 टू 18, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टील ग्रेड 2। फिर है 18 से 21, 18 से 21% है तो उसको हम लोग बोलेंगे वासरी 1। उसके बाद वासरी 1 है। फिर 21 से 24 में जो है वासरी 2 है। 24 से 28 है, उसके बाद 24 से 28 में वासरी 3। और फिर जो है 28 से 35 है, 28 से 35 के बीच में जो है वासरी 4 है। तो ये जो कोकिंग कोल है उसका क्लासिफिकेशन के लिए 15 से लेकर ये 35 तक है। 15 18 तो ये याद रखना होगा, 15 18 21 24 28 35, बाकी बीच का डाटा याद हो जाएगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है स्टील ग्रेड 1 या स्टील ग्रेड 2, ये कोई एक आ जाएगा। वासरी 1 में वास आस कंटेंट कितना रहता है, या आस कंटेंट इतना है तो वो किस ग्रेड का कोयला होगा। तो ये 15 से याद रखना होगा। 15% से कम है तो स्टील ग्रेड 1, 15 से 18 जो है स्टील ग्रेड 2। दो को यह कम से कम याद रखिए, बाकी भी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो स्टील ग्रेड 1 और स्टील ग्रेड 2 याद रहना चाहिए। वासरी 1 तक भी पूछ सकता है वैसे। उसके बाद फिर सेमी कोकिंग कोल का जो क्लासिफिकेशन किया है वो उसमें आस और मॉइस्चर दोनों को लिया गया। आस और मॉइस्चर दोनों मिलाकर यदि 19% से कम है तो SC1 मतलब सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 1। सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 2 यदि 19 से 24% के बीच में आस प्लस मॉइस्चर कंटेंट है तब उसको बोलेंगे। तो ये सारा डाटा बेस्ड है, इतना डाटा एक साथ याद नहीं रहेगा। तो वेबसाइट से डाटा, बाकी और भी कुछ डाटा है इसका रिजर्व से रिलेटेड है। फिर उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में से है। उसके बाद फिर हाँ, ये इम्पोर्टेंट वाला कुछ कर लेते हैं।
ये तो पुराना डाटा है 2010 का। इसके पास रिजर्व जो है 64,786 मिलियन टन है, जिसमें से 21,754 मिलियन टन जो है एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व था। ये डाटा 2010 का है, पुराना डाटा हो सकता है नहीं भी पूछे। एक्सट्रैक्टेबल मतलब कि जिसको कि निकाला जा सकता था 2010 से, और 2010 से लेकर अभी 2022, मतलब लगभग 12 साल हुआ, या दोनों ले लेंगे तो 13 साल हुआ है। 13 साल में एवरेज प्रोडक्शन जो उधर 10 में तो 500 मिलियन टन से कम था, इधर हमारा 600 आ गया। तो 500 मिलियन टन या 600 मिलियन टन ही प्रोडक्शन ले, तो 13 6 78, मतलब 75 मिलियन टन, ये सॉरी, एक साल का 600, तो 75 100 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन इधर 10 12 साल में हुआ है। तो उतना घटा देना होगा, तो लगभग 7 8 हजार, 7 000 8 000 के आसपास ये घट जाएगा। जो एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व है 21,754 है, उसमें से इधर 10 12 साल का प्रोडक्शन घटा दीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 8 000 मिलियन टन। अगर घटा देंगे तो ये कितना, तो अभी भी जो है 13 14 14 हजार मिलियन टन के आसपास अभी भी एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व कोल इंडिया के पास है, जो इजिली एक्सट्रैक्टेबल है। वैसे तो टोटल रिजर्व इसके पास बोला 64,786 मिलियन टन है। बाकी इसमें और आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2015-16 में फर्स्ट टाइम जो है कोल इंडिया का प्रोडक्शन जो है 500 मिलियन टन प्लस हुआ था, मतलब इसको पार किया था, 500 मिलियन टन को पास किया था 2015-16 में। याद रखिए, ये 5 और ये 2015 का 5, तो 2015 में 500 मिलियन टन पार किया था। 2016-17 इसके लिए जो है ये आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, एक क्वालिटी का, और दूसरा मिला है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का। क्वालिटी के लिए जो है ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी याद है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 9001 वाला नंबर आता है। 9001 जो है क्वालिटी के लिए है, और ये 50,001 जो है एनर्जी मैनेजमेंट, ईएमएस इसको बोलते हैं। तो ये दोनों इसका मिला है 2016 में। ये आ सकता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है आईएसओ का कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 2016 में। और ये 2015-16 में हम लोग क्या देखे, 500 प्लस हुआ था, 600 प्लस हुआ है, 600 प्लस हुआ है 2018-19 में। 2018-19 में प्रोडक्शन जो है 600 प्लस हो गया है, ये 606 मिलियन टन हुआ है। उसके बाद भी एक साल बढ़ा है, लेकिन उसके बाद फिर 606 रहा, उसके बाद फिर एक बार 602 हुआ है, उसके बाद एक बार घट भी गया है। 2020-21 में 600 से कम भी रहा है प्रोडक्शन। उसके बाद फिर पिछले साल 622, और इस साल तो 700 मिलियन टन पहुंचने के आसपास है। तो 600 प्लस याद रहने वाला कि 2015-16 में 500 प्लस हुआ, 2018-19 में 600 प्लस हुआ, और अभी 22-23 में हो सकता है 700 प्लस होने की पॉसिबिलिटी है। 2018-19 में एक और है कि इसके सारे सब्सिडी उस ईयर में प्रॉफिट में रहा। मंथली प्रोडक्शन लिया है तो मार्च 2020 का प्रोडक्शन जो है हाईएस्ट है, 84.36 मिलियन टन। पिछले साल भी मार्च में प्रोडक्शन हुआ था 80 मिलियन टन, लेकिन इससे ये ज्यादा प्रोडक्शन है मार्च 2020 का। अभी तक का मंथली प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मार्च 2020 का प्रोडक्शन। 21-22 का डाटा हम लोग कई बार देख लिए, 622 मिलियन टन हुआ। ऑफटेक 661 मिलियन टन हुआ। ग्रोथ 21-22 में 20-21 के रेस्पेक्ट में 4.4% प्रोडक्शन का ग्रोथ है। ऑफटेक का ग्रोथ 15% है। ओबीडी रिमूवल 1366-65 के आसपास को देखे थे, 1.6% ग्रोथ के साथ है। और एमसीएल जो है वो पिछले साल से जो है 150 मिलियन टन प्लस करने वाला, 168 मिलियन टन के आसपास इसका प्रोडक्शन है एमसीएल का।
150 प्लस होने वाला ACCL के बाद ये सब्सिडियरी हुआ। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोल इंडिया में ERP का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, और ये 2021 में हुआ था, 2 फेज में हुआ था, दोनों फेज जो है 2021 का है। एक फेज फर्स्ट जो है अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, फेज सेकंड जो है अगस्त के आसपास, अगस्त में हुआ था, दोनों चालू हो गया है। और कोल इंडिया के सारे सब्सिडियरी में आज के डेट में ERP इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ERP याद रखिए, ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। इम्प्लीमेंट कब हुआ कोल इंडिया में? तो 2021 में। और इसका जो सॉफ्टवेयर है ERP का, ERP एक जेनरिक नाम हुआ, इसका जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो SAP है। SAP का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट का SAP सॉफ्टवेयर है, DBA इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP में जो है हमारा 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और ERP है क्या? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि इंटरप्राइजेज का जितने भी रिसोर्सेस है वो सारे को जो है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको सेव किया गया है। और इंटर डिपार्टमेंट कोई भी इसको, जो सिविल का आदमी चाहे तो ENM का देख सकता है, या मतलब जो जो रिसोर्सेस कहाँ कहाँ पर कंपनी है, इंटर डिपार्टमेंट एक दूसरे से देख सकता है। और रियल टाइम मतलब जैसे ही कोई प्रोडक्ट स्टोर में आएगा वो कहीं से विजिबल हो जाएगा कि उस स्टोर में ये प्रोडक्ट है, लास्ट परचेज रेट उसका क्या है, या कितना स्टॉक में, वो सारा चीज हम लोग को कहीं से भी दिख जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ, और इसका नाम है SAP सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। बाकी ये कोल इंडिया अब जो है कोयला छोड़कर बाकी तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है, जैसे सोलर एनर्जी के तरफ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर के तरफ हो रहा है, एल्यूमिनियम के कोल बेस गैसिफिकेशन, थर्मल पावर जनरेशन, इस सब में भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक चीज और है कि पहले जो अमाउंट था वो कंपनसेशन में 5 लाख के आसपास मिलता था, अभी 2019 के बाद ये 15 लाख कर दिया गया है। कोई एक्सीडेंट में या कुछ होता है तो ये कंपनसेशन अब 15 लाख के आसपास, 15 लाख मिलेगा। इवन कोविड में भी आया था कि 15 लाख मिनिमम देने के लिए। तो ये लेटेस्ट चेंज है, एक इम्पोर्टेंट डाटा हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट में कोई मरता होता है तो 15 लाख कंपनसेशन मिलेगा, उसके अलावा बाकी जो बेनिफिट है वो तो मिलेगा। और क्या है, CSR वाला पार्ट कल देखेंगे। अभी मिशन और विजन खाली थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिशन क्या है, विजन क्या है? कोल इंडिया का मिशन है टू प्रोड्यूस एंड मार्केट प्लांट क्वांटिटी ऑफ कोल एंड कोल प्रोडक्ट्स इफिशिएंटली इकोनॉमिकली। पहले मिशन और विजन में अंतर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मिशन क्या बोलता है कि कंपनी का जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिजनेस है, मतलब क्या कर रहा है। जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया है तो करना क्या, इसका काम क्या, कोयला प्रोडक्शन करना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोयला प्रोडक्शन करना। अब ये कैसे करेगा, वो चीज जो दिया हुआ है वो हो गया इसका मिशन में। अब वो क्या है, कोयला प्रोड्यूस करके वो बनना क्या चाहता है, आखिर में वो कोयला से करना क्या चाहता है, ये जैसे क्या करना चाह रहा है, कहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं, व्हाई डज आवर कंपनी एग्जिस्ट, किस पर्पज से है, वो इसका विजन हो जाएगा। ए विजन स्टेटमेंट डिटेल्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू गो, मतलब कहाँ तक वो जाना चाह रहा है, वो विजन हो गया। और कंपनी का क्या काम है वो मिशन में पता चलता है। तो अब इसको मिशन को देखते हैं। जैसे कोल इंडिया का मिशन क्या है, टू प्रोड्यूस एंड मार्केट, मतलब कोयला का प्रोडक्शन करना, कोयला का प्रोडक्शन करना और कोयला को मार्केट करना, उसको बेचना, ये इसका मिशन में हो गया। प्लांट क्वांटिटी ऑफ कोल, मतलब कि जितना टारगेट मिला उतना इसको प्रोडक्शन करना है, इसका मिशन हो गया। साथ साथ में इकोनॉमिकली मतलब प्रॉफिट के साथ, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को कोई लॉस ना हो, और सेफ्टी को देखते हुए, ये इसका मिशन हो गया। मिशन में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इकोनॉमिकल हो गया, इकोनॉमिकली, इको फ्रेंडली, विथ ड्यू रिगार्ड टू सेफ्टी, कंजर्वेशन एंड क्वालिटी, ये सब को देखते हुए कोयला का प्रोडक्शन और मार्केट करना CIL का मिशन है। जबकि
विजन क्या है, वो कर कर क्या है, ये ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है, ग्लोबल लीडर मतलब कि वर्ल्ड क्लास का एक प्लेयर बनना चाहता है। किस सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर में। ये इसका विजन हो गया कि एनर्जी सेक्टर में जो है ग्लोबल लीडर बने या ग्लोबल प्लेयर बने। यहाँ भी है इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को देखते हुए जो, बस इतना ही सोच। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में नौगत हम एसीसीएल को करा लेंगे और साथ में जो है इसका सीएसआर जो बच गया, वो सीएसआर से भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो कल के क्लास में करा लेंगे। ये चूंकि डाटा बेस्ड है, इतना ही याद रखना टफ है, तो बहुत चीज तो याद नहीं रहेगा। कम से कम ये लास्ट ईयर का प्रोडक्शन, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, सब्सिडियरी नेशनलाइजेशन कब हुआ, कब 500 से पार प्रोडक्शन हुआ, कब 600 से पार प्रोडक्शन हुआ, और बाकी डाटा इससे ज्यादा अगर इतना तैयार हो जाए उसके बाद बाकी कुछ अवार्ड वार्ड का याद रख सकते हैं कि कोल इंडिया को कौन सा कब अवार्ड मिला। यही सबसे क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, 4-5 क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। और ये मिनिस्टर वाला जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है कोल इंडिया के भी एग्जाम में, एमटी वाला एग्जाम में 1-2 बार पूछ दिया है, स्टेट मिनिस्टर कौन था या कोल मिनिस्टर कौन है। ठीक है, क्लास को यहीं पे लीव करते हैं, और किसी को कोई, ये तो ये एससीसीएल का ठीक है, कल करा लेंगे। सीआईएल का मशीन के विषय में भी डाटा, इसको देखते हैं, इसको भी कल करा लेते हैं।